आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर दिल्ली से। थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन पहुंची द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता दें। जहां थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। संसद भवन में पहुंच चुकी हैं और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कल ओडिशा से दिल्ली पर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका फूल देकर स्वागत किया था। और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए संसद भवन भी पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं आज नामांकन दाखिल करने से पहले वो तो ये हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो संसद भवन भी पहुंच चुकी हैं। दुर्गेश, आप मुझको सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे तकनीकी समस्या की वजह से जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दुर्गेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली में आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो वहीं एक बार फिर से दुर्गेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश, आज द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज बेहद ही अहम दिन रहने वाला है। जी हाँ जागृति, आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करने के लिए अपना संसद भवन पहुंच चुकी हैं और उनके साथ एनडीए का लगभग पूरा कुनबा मौजूद है। यूं कहें कि एनडीए एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति का ये जो चुनाव है इसमें यशवंत सिन्हा विपक्ष के तौर से उम्मीदवार हैं विपक्ष की ओर से। तो इसमें निर्वाचन सर्वसम्मति से तो नहीं हो रहा है राष्ट्रपति का, इसलिए चुनाव होंगे। तो इसलिए एनडीए राष्ट्रपति अपने उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ अपनी ताकत दिखा रहा है कि हमारे पास कितने वोट हैं। और एक बात आपको ये भी बताना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद से एनडीए के पास वोटों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनडीए ने जब नाम घोषित किया द्रौपदी मुर्मू का उसके बाद बीजेडी ने समर्थन दे दिया था, जो ओडिशा में सत्तासीन पार्टी है। तो बीजेडी के समर्थन के साथ ही एनडीए के पास लगभग 52% वोट हो गए थे जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। और उसके बाद अब अलग अलग राज्यों से भी उनको समर्थन मिलने लगा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी उनको समर्थन देने की घोषणा की है द्रौपदी मुर्मू को। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो तत्काल स्थिति जो दिखाई दे रही है जागृति कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना अब सिर्फ एक औपचारिकता बची हुई है, क्योंकि एनडीए के पास पहले से ही लगभग 48% वोट थे। और अभी जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेगी। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन के लिए जाएंगे। 4 नॉमिनेशन पेपर तैयार किए जा रहे हैं और एक नॉमिनेशन पेपर उत्तर भारत की तरफ से तैयार हुआ है, जिसमें हरियाणा भी है और हिमाचल भी है। तो वही सीएम ने कहा कि जिस हिसाब से संख्या गणित है उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी, ये उम्मीद करता हूं। वही सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने का
अधिकार है और सीएम ने कहा कि वोट वैल्यू के हिसाब से जीत की संभावनाएं एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही बन रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि यूपीए का उम्मीदवार अगर मैदान में आता है तो स्वागत है और अगर नहीं आता है तो सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार चुना जाएगा। वह स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। तो आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। यह विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा चर्चा हुई है विधायकों से और के तौर पर तो सीएम मनोहर लाल संसद भवन पहुंच चुके और संसद भवन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं अपने ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं राष्ट्रपति पद के लिए हमारी मैडम हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में उन्होंने ये बताया कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत और झज्जर को अपना गढ़ बताते हैं। उनके 4 शहरी निकायों में चुनाव थे लेकिन वे सभी हार गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा दम लगाया था लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए। सभी कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत करके निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से शुरू होगा। इस शिविर में 150 से ज्यादा बीजेपी के वॉलंटियर हिस्सा लेंगे जो देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे। ये शिविर गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की माने तो 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस 3 दिन के शिविर में 25 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे।
हरियाणा से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा की आवाज संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने अग्निपथ स्कीम को देश के युवाओं के लिए बेहतरीन बताते हुए युवाओं से किसी की बातों में न आने की अपील भी की। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पंवार जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि निर्विरोध उनका चयन हुआ, अब वो राज्यसभा में जाकर हरियाणा की किन मुद्दों को वहां पर उठाएंगे। तो जानते कृष्ण पंवार जी से। स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी का, अमित शाह जी का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, केंद्रीय नेतृत्व संगठन और प्रदेश के संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में सर्व अनुसूचित जाति समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मैं सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से और अपनी तरफ से मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जब राज्यसभा में आप जो सवाल उठाएंगे? क्या इसके लिए जब भी कोई प्रतिनिधि चाहे MLA बने, MP बने, राज्यसभा में जाए, उसके दिमाग पर एक प्रेशर होता है, भी मैं बन तो गया लेकिन मैं जाकर वहाँ क्या बोलूँगा। वो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है कि मेरा 30 साल का विधानसभा का अनुभव है और 35 साल मैंने लगातार असेंबली के चुनाव लड़े हैं और 25 साल में लगातार जीता हूँ। तो मेरे दिमाग पे 1% भी कोई ये नहीं है कि मुझे वहाँ पर जाकर बोलने में कोई दिक्कत आएगी। तो प्रदेश के हित के जो बात होगी निश्चित तौर पर मैं राज्यसभा में उठाएंगे। बाकी रही देश और प्रदेश में जो आज विकास की दृष्टि से विपक्ष भी कहता है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मनोहर लाल ने प्रदेश के अंदर जो विकास कराए हैं, विपक्ष भी उनकी सराहना करता है। एक अभी कुछ देर पहले आपने सवाल का जवाब भी दिया था कि अग्निवीर को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा मतलब किसी तरह संतुष्ट नहीं हो रहे, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने जो ये फैसला किया है कि जो हमारा देश का उज्जवल भविष्य जो युवा पीढ़ी है, जो 17 साल और 21 साल के बीच में, मैं नहीं कहता सारे बच्चे खराब हो जाते हैं लेकिन काफ़ी बच्चे गलत ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से अर्जेंटीना में हर बेटा बेटी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने फैसला किया है कि 4 साल इनको ट्रेनिंग दे के, और जिसमें 25% केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली है, हम डायरेक्ट इनको डिफेंस में भर्ती करेंगे। बाकी 75% वो चिंता युवाओं को ये थी हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कल क्लियर कर दिया कि 75% को हम ग्रुप C और D में 100% गारंटी देते हैं, हम उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पंवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा भटके ना, इंतजार करें, सरकार का ये फैसला उनके हित में है। चंडीगढ़ की जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के लिए प्रबंधन होने चाहिए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जेल में जरूरी बदलाव किए जाए, जेलों को भी जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरणों तक भेजा जाए ताकि आग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दाखिल करेंगी अपना नामांकन। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी मुर्मू। PM, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं। PM और गृह मंत्री जो है वो उनके प्रस्तावक होंगे। तो PM नरेंद्र मोदी भी पहुंचे संसद भवन। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी मुर्मू। PM, रक्षा और गृह मंत्री की उपस्थिति में भरेंगी नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई बीजेपी नेता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे मुर्मू। पीएम, रक्षा और गृह मंत्री की उपस्थिति में वो अपना नामांकन भरेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन जो है वो पहुंच चुके हैं और उनकी उपस्थिति में वो नामांकन भरेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उनकी इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां द्रौपदी मुर्मू जो है वो संसद भवन पहुंच चुके हैं और इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। कई प्रदेशों के, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो संसद भवन पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जींद के सफीदो नगर पालिका के वार्ड 8 में निकाय चुनाव के लिए रिपोलिंग जारी है। आपको बता दें कि सफीदो के वार्ड नंबर 8 में ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग बंद हो गई थी, जिसके चलते मतदान नहीं हो पाया था। तो वहीं सफीदो नगर पालिका में जारी रिपोलिंग में मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जींद के सफीदो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में ये रिपोलिंग जारी है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये तस्वीरें सफीदों की हैं जहां 19 जून को रिपोलिंग होनी थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से 24 जून यानी कि आज वहां पर रिपोलिंग की जा रही है। वार्ड नंबर 8 में ये रिपोलिंग हो रही है जहां पर महिला मतदाताएं भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतदान के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में ये रिपोलिंग हो रही है। और इस मौके पर पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और सभी उचित व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और मतदाता वहां पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खबर पानीपत से है जहां बीते 3 दिन पहले पानीपत जिले के गांव बराना से 8 साल के मासूम का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके 2 दिन बाद मासूम रौनक का शव घर से करीब 100 मीटर की दूर तालाब में बोरी में बंद पड़ा मिला था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मासूम की हत्या से आज भी ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। साथ ही परिजन और ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए या फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है। तो ये पूरा मामला पानीपत का बताया जा रहा है जहां एक 8 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद 15 लाख की फिरौती परिजनों से मांगी जाती है और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर तालाब के पास मासूम का शव बोरे में बंद करके डाल दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बैठा हुआ था, अच्छा से ये बंदा वहाँ पे गया, मैं उसके पास बैठा, मैंने उसके आराम से पूछा, भाई बता दे तूने कुछ किया तो नहीं?
बोले भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बचा लेता हूँ। मैंने कहा तेरे साथ एक लड़का था, जब तू बाइक से गया वो उसने कहा मैं अकेला गया। मैंने कहा अकेला नहीं गया, तेरे साथ लड़का था। उसने कहा नहीं, तू मेरे को बचा ले। मैं तेरे को कैसे बचाऊँ, तेरे साथ लड़का तो जवाब नहीं दे रहा है, तू बता दे मैं तेरे को बचा लूँगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तो इनको है कि इनको सारे आम या तो गोली से मार दिया जाए या इनको फांसी दे दी जाए, ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए भाई ऐसे काम करने वालों का ये अंजाम होता है, जिससे कि अंकुश भी लगेगा आगे कोई अपराध करने के बारे में। एक बार नहीं, लाख बार सोचेगा भाई मैं ये काम करूँ ना करूँ। और इन लोगों को समाज में जिंदा रहने कोई हक नहीं है। जेल में डाल दोगे इनको, जेल में रोटियां मिलेंगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दीवारी में तो कैद है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है उनको? वहाँ पे अपना टाइम पास करते रहेंगे, बाद में इनको पैरोल भी मिलनी शुरू हो जाएगी, समाज में भी आना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे आदमी को तो समाज से हटा देना ही सबसे बड़ा न्याय है। इन लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।